अध्याय 281 तारामंडल भवन शिलास्तंभ शैली पशुरूप मुष्टि। परमपितामह कह रहे हैं कि स्वर्ग महल में बड़े विरोधाभास हैं। अर्जुन ने पूछा, जिसे विश्वास नहीं हो रहा था। दरअसल किसी भी संप्रदाय में हमेशा बड़े विरोधाभास होते हैं। संप्रदाय जितना बड़ा होगा विरोधाभास उतने ही अधिक होंगे। जबकि स्वर्ग महल के 9 भवन बाहरी दलों के सामने एकजुट दिखते हैं, लेकिन आंतरिक प्रतिस्पर्धा भी भयंकर है। हालांकि ये बहुत सामान्य बात है और केवल प्रतिस्पर्धा होने पर ही विकास होता है, विमलनाथ ने हंसकर कहा, लेकिन समस्या के मूल बिंदु के बारे में कुछ नहीं कहा। अर्जुन जानता था कि और जांच करने की जरूरत नहीं है। कोहरा भवन के समान पत्थर की सीढ़ियों पर चलते हुए वे ऊपर गए और लिंगशियाओ खजाना भवन से थोड़ा छोटा एक बैंगनी भवन अर्जुन के सामने भव्य रूप से प्रकट हुआ। साइन बोर्ड पर लिखे 3 शब्द तारामंडल भवन उसी व्यक्ति ने लिखे थे जिसने लिंगशियाओ खजाना भवन के लिए 4 जलते हुए स्वर्ण बड़े शब्द लिखे थे। आसपास के मार्गों में काले रंग के पत्थर के खंभे भरे हुए थे जिन्हें 2 लोग मिलकर गले लगा सकते थे। अर्जुन ने देखा कि सभी के कपड़ों का रंग एक जैसा नहीं था, लेकिन सभी तारामंडल वस्त्र पहने हुए थे। जब वे विमलनाथ को देखते तो वे पास आकर उन्हें परमपितामह कहकर सम्मानित करते। तारामंडल भवन के पास एक बड़ा चौक था जो एक ऐसी जगह थी जहां लोग अपना प्रशिक्षण करने के लिए इकट्ठा होते थे। ये वो जगह भी थी जहां वे अपनी मार्शल आर्ट्स का अध्ययन करते, चर्चा करते और स्पैरिंग सत्र करते थे। चौक में कई अखाड़े बिछे हुए थे और जबकि वे बहुत बड़े नहीं थे, उनकी संख्या बहुत अधिक थी। अर्जुन ने देखा कि उनमें से प्रत्येक में लोग स्पैरिंग कर रहे थे और उनके चारों ओर कई लोग खड़े होकर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन कर रहे थे। वहां शोर और उत्साह से भरा हुआ था। परमपितामह, अरे गुरुचरण, क्या वे स्पैरिंग कर रहे हैं? अर्जुन ने अखाड़ों की ओर और चौक में प्रशिक्षण ले रहे लोगों की ओर देखते हुए पूछा। बिल्कुल सही, लेकिन ये सिर्फ सामान्य स्पैरिंग है। स्वर्ग महल युद्ध अनुभव पर जोर देता है, इसलिए उनका प्रशिक्षण लगातार लड़ाइयों और स्पैरिंग मैचों से गुजरना है, परमपितामह ने हंसकर कहा। अर्जुन ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि हालांकि यह विधि नई नहीं थी, बहुत कम संप्रदाय ऐसा करते थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि लगातार स्पैरिंग करने से चोटों और मौतों की बड़ी संख्या होती। अनुभव के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती वो बहुत अधिक थी। दैनिक काम के रूप में लड़ना महत्वपूर्ण था। अपने पिछले जीवन में अर्जुन पहले से ही जानता था कि 3 वर्षों तक मार्शल आर्ट सीखने के बाद भी कोई व्यक्ति उस गुंडे को हरा नहीं सकता जो 3 वर्षों से गलियों में लड़ रहा हो। युद्ध अनुभव इतना कीमती था, विशेष रूप से जीवन और मृत्यु की लड़ाइयां जो किसी को महान सुधार का अनुभव करने की अनुमति दे सकती थीं और यहां तक कि किसी को अपनी सीमाओं को पार करने, नई सीमाओं तक पहुंचने और पुनर्जन्म लेने की अनुमति दे सकती थी। गुरुचरण, क्या स्वर्ग महल के सभी शिष्य इस तरह प्रशिक्षण लेते हैं? जब अर्जुन लिंगशियाओ खजाना भवन में था तब उसने स्वयं देखा था कि वहां भी कई अखाड़े बिछे हुए थे, लेकिन उसने स्थिति पर ध्यान नहीं दिया था। हम मूल रूप से हाँ, हालांकि बड़ी योग्यता वाले जैसे बुजुर्गों और महल स्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य इस विधि का उपयोग कम बार करेंगे, विमलनाथ ने कहा। जब वे चलते रहे, अर्जुन मूर्ख नहीं था लेकिन इसके कारण को जानता था। उदाहरण के लिए एक ग्रेड एक दिव्य अवस्था या एक दिव्य अवस्था जो ग्रेड 2, 3, 4 का है। चाहे व्यक्ति के पास कितना भी युद्ध अनुभव हो, वह एक युद्ध राजा साधक को हरा नहीं सकता। और एक और बात जिससे वे डरते थे वह थी दुर्घटनाएं। मैदान से कुछ दूरी पर इमारतों की एक पंक्ति थी और उनमें से अधिकांश 2 मंजिला थी। तारामंडल भवन के कई शिष्य अंदर बाहर जा रहे थे। यह वह जगह थी जहां स्वर्ग महल के शिष्य रहते थे। विमलनाथ के नेतृत्व में अर्जुन को रजिस्ट्रार के पास ले जाया गया ताकि वह अपना पंजीकरण पूरा कर सके। अब वह आधिकारिक रूप से स्वर्ग महल का शिष्य था और उसे 5 सेट कपड़े, 1 हथियार और 1 चाबी दी गई। अर्जुन, चाबी पर लिखा नंबर आपका निवास स्थान है। प्रशिक्षण की जगह चौक में होगी। हर सुबह 2 घंटे और दोपहर में 2 घंटे एक बुजुर्ग मार्शल आर्ट्स सिखाएगा। और यदि आप पहाड़ के पीछे शिलास्तंभ मार्शल आर्ट्स में रुचि रखते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। आप कितना समझ पाएंगे ये आप पर निर्भर करेगा, विमलनाथ ने उदासीनता से कहा। हम गुरुचरण, आप अपना काम कर सकते हैं, मैं खुद देख लूंगा। हम आज रात गुरुचरण के यहाँ डिनर के लिए आना, विमलनाथ ने मुस्कुराकर कहा। मैं जल्दी आऊंगा, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, जानते हुए कि ये इसलिए था क्योंकि उसने दोपहर का खाना बनाया था। अर्जुन ने चाबी पर टैग देखा। जो लिखा था वह था ब्लॉक 1000, दूसरी मंजिल, कमरा 100। अर्जुन ने चाबी, कपड़े और 1 हथियार, जो बुरा नहीं लग रहा था, लेकर विदा लिया। हालांकि यह हथियार उसने जो बनाए थे उनकी तुलना में कुछ नहीं था। यह तलवार उसकी पहचान का प्रतिनिधित्व करती थी। स्वर्ग महल के शिष्य होने के दर्जे का प्रतीक थी। बेशक
यदि कोई रक्षक बन सकता है तो जो हथियार दिया जाएगा वो काफी अच्छा होगा और कपड़े भी शीर्ष गुणवत्ता वाले बर्फ टिड्डा रेशम से बने होंगे। अर्जुन 2 मंजिला इमारतों की ओर गया। अर्जुन ने देखा कि इमारतों पर नंबर लगे थे। प्रत्येक पंक्ति एक ब्लॉक थी और वह सबसे गहरे क्षेत्र की ओर गया। यह एक बहुत विशाल आवासीय क्षेत्र था, एक जगह जहां तारामंडल भवन के शिष्य आराम करते हैं। अर्जुन ने अनुमान लगाया कि यदि प्रत्येक कमरे में एक व्यक्ति है 2 मंजिलों के साथ, प्रत्येक ब्लॉक में 200 लोग रहेंगे। इसका मतलब था कि तारामंडल भवन में कम से कम 200 शून्य शिष्य होंगे और यह केवल सामान्य शिष्यों की संख्या थी। स्वर्ग महल में 9 भवनों के साथ इसका मतलब था कि कम से कम 1 मिलियन दिव्य अवस्था विशेषज्ञ थे। इसके बारे में सोचने मात्र से अर्जुन के सिर में चुभन होने लगी। 1 मिलियन दिव्य अवस्था साधक होना कैसा होगा? हालांकि इस बात पर विचार करते हुए कि ये एक बड़ा संप्रदाय था जो एक महाद्वीप में 10,000 वर्षों तक मजबूती से खड़ा रह सकता था, ये अजीब नहीं होगा। आखिरकार इस दुनिया में असीम जनसंख्या है। एक शहर में अकेले 10 या 100 मिलियन लोग होते हैं और प्रत्येक देश में 81 शहर होते हैं। प्रत्येक महाद्वीप में 81 देश होते हैं। ये पहले से ही गणना करना मुश्किल था कि प्रत्येक महाद्वीप में कितने लोग थे। चूंकि बहुत सारे थे और गणना करना बहुत मुश्किल था, चलो इसे छोड़ देते हैं। इमारतों की प्रत्येक पंक्ति कम से कम 10 मीटर लंबी थी और 1000 पंक्तियां 10 शून्य मीटर होंगी। यह भाग्यशाली था कि जबकि अर्जुन कैजुअल रूप से चलता हुआ दिख रहा था, उसकी गति काफी तेज थी। उसे 10 शून्य मीटर की यात्रा करने में केवल 15 मिनट लगे। भूमि की ऊंचाई अलग अलग थी। अर्जुन ने 1000वीं इमारत देखी। यहाँ की इमारतें सभी स्वतंत्र थीं, इसलिए अर्जुन सीधे कमरा 100 खोजने गया जो सबसे अंदर था। जबकि ये 2 मंजिला था, दूसरी मंजिल तक एक स्वतंत्र सीढ़ी थी। यहाँ की इमारतें सभी पहाड़ की चट्टानों से बनी थीं। स्वर्ग महल पहाड़ आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा था और यहाँ तक कि ऐसे स्वर्ग महल चट्टानें भी निर्माण के लिए अच्छी सामग्री थी। दूसरी मंजिल पर कदम रखते हुए अर्जुन ने दरवाजा खोला और पाया कि जगह बहुत विशाल थी और पूरे परिवार के लिए पर्याप्त थी। अर्जुन को याद आया कि उसने यहाँ आते समय कुछ महिलाओं को देखा था जो स्वर्ग महल की शिष्य नहीं लग रही थीं। उनमें से कुछ बच्चों को अपनी बाहों में थामे हुए थीं या उनके हाथ पकड़कर टहल रही थीं। वे वास्तव में शिष्यों के परिवार के सदस्य थे। हालांकि स्वर्ग महल पुरुष शिष्यों को महिला शिष्यों के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करता था। न केवल आनुवंशिकी अच्छी होगी, बल्कि उनके द्वारा जन्मे बच्चों में भी स्वर्ग महल के प्रति मजबूत संबंध की भावना होगी। वो एक लिविंग रूम में गया जो एक 100 वर्ग मीटर बड़ा था। 3 बेडरूम, 2 किचन, 2 शौचालय और एक बालकनी थी। अर्जुन ने देखा और पाया कि सभी फर्नीचर और फिटिंग्स सभी बिल्कुल नए थे। एक कैजुअल नजर डालने के बाद अर्जुन हो गया। कोहरा भवन 9 भवनों में से एकमात्र था जिसमें केवल महिलाएं थीं। अन्य 8 भवनों में पुरुष और महिलाएं दोनों थे और लिंगशियाओ खजाना भवन की महिला शिष्य पुरुष शिष्यों से अधिक थीं। उनमें से सबसे मजबूत एक महिला भी थी। यहाँ तक कि अन्य भवनों के शिष्य भी उसे बड़ी दीदी कहकर संबोधित करते थे और स्वर्ग महल में उनकी स्थिति बुजुर्गों के बाद दूसरी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह स्वर्ग महल की रक्षक भी थी और लिंगशियाओ खजाना भवन के महल स्वामी की प्रत्यक्ष शिष्य थी। अर्जुन को विमलनाथ के पहले के शब्द याद आए कि पहाड़ के पीछे शिलास्तंभ मार्शल आर्ट्स थे। चूंकि विमलनाथ ने कहा था वहां की मार्शल आर्ट्स निश्चित रूप से लाभदायक होंगी, इसलिए अर्जुन ने अपने शेष समय का उपयोग उस जगह की जांच करने के लिए करने की योजना बनाई। पहाड़ के पीछे बहुत दूर नहीं था। अर्जुन ने काफी चौड़े रास्ते का पालन किया और 2 लोगों से दिशा पूछकर उसे ढूंढ लिया। यह एक ऐसा क्षेत्र था जो एक पत्थर की खदान जैसा लगता था। वहां एक विशाल स्मारक खड़ा था जिसकी ऊंचाई 5 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर थी। उसके आसपास लगभग 1000 लोग थे। ऐसा लग रहा था कि वहां हमेशा लोग होते। प्रत्येक शिलास्तंभ से पहले कुछ लोग होते, कुछ जा रहे थे, कुछ आ रहे थे, कुछ खुश, कुछ निराश, कुछ आशा बनाए हुए। अर्जुन ने उम्मीद नहीं की थी कि इतने सारे लोग होंगे। ऐसी खुली मार्शल आर्ट्स शीर्ष गुणवत्ता वाली कैसे हो सकती है? अर्जुन जानता था कि सामान्य शिष्य स्वर्गीय बिजलीवार और दिव्यता सुरक्षा नहीं सीख पाएंगे क्योंकि स्वर्ग महल ने विनियमित किया था कि यह युद्ध राजा स्तर से नीचे के शिष्यों के लिए सुलभ नहीं था। अर्जुन महसूस किया कि स्वर्ग महल अच्छी चीजें छिपाने की कोशिश कर रहा था। ऐसी मार्शल आर्ट्स को केवल प्रत्यक्ष शिष्यों और प्रत्येक भवन के महत्वपूर्ण सदस्यों को दे रहा था। अर्जुन कंकड़ और पत्थरों से बने छोटे रास्तों पर चला। इनमें से प्रत्येक रास्ता एक शिलास्तंभ से होकर गुजरता था, एक विशाल मकड़ी के जाले की तरह जुड़ा हुआ। जब अर्जुन ने पहली ड्राइंग देखी तो वह हैरान रह गया। यह एक हिरण था। शिलास्तंभ पर एक विशाल हिरण दौड़ता और कूदता हुआ था। विस्तृत उकेरण ने बहुत भव्य अनुभव दिया। अर्जुन महसूस किया कि इस व्यक्ति की उकेरने की कौशल सौंदर्य चित्रण करने वाले व्यक्ति की चित्रकला कौशल के समान थी। दोनों ने पूर्णता की चोटी प्राप्त की थी। यह बहुत बुरा था कि शिलास्तंभ पर एक भी शब्द नहीं था। जब अर्जुन, जिसने महान पूर्णता चरण तक पहुंच चुका था, ने पहली बार इसे देखा तो उसने तुरंत इस उकेरण के पीछे की सार भावना महसूस की।
वे चुस्त चारंग और सामंजस्यपूर्ण दौड़ लय, और यहाँ तक कि जीवनी शक्ति और रक्त का प्रवाह और मुद्रा भी। उस क्षण अर्जुन ने नोटिस किया कि उसका हिरण दौड़, जिसमें उसे धीमी प्रगति का सामना करना पड़ रहा था, अचानक अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच गया। उसने लंबे समय से महसूस किया था कि महान पूर्णता चरण अंत था, और अर्जुन के लिए ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी एक बिल्कुल नया दरवाजा खोला हो। उसकी प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या का प्राण स्वचालित रूप से परिसंचरण करने लगा, और अब यह उसके प्राण कुंड में हिरण दौड़ तकनीक के अनुसार परिसंचरण कर रहा था। धीरे धीरे अर्जुन ने शिलास्तंभ पर शैली का अनुसरण किया और अभ्यास किया। यह एक अनुभव था, अभिव्यक्ति की नकल करना। अर्जुन जानता था कि ऐसी पशुरूप मुष्टि के लिए किसी को लगभग रूप की नकल करने की आवश्यकता होती है, और सबसे महत्वपूर्ण चरण आत्मा की नकल करना था। आत्मा की नकल करने के लिए उसे पहले रूप की नकल करनी चाहिए। केवल पशुरूप मुष्टि के रूप को समझने के बाद ही कोई धीरे धीरे उसकी आत्मा में प्रवेश कर पाएगा। ठीक उसी तरह जैसे इसकी सार भावना के चरण तक पहुंचना। द एक मैन है साफ बांधा है और इसके द है औरागल में। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका हिरण दौड़ एक रहस्यमय चरण में प्रवेश कर गया था। यह एक बहुत अजीब अनुभव था, जैसे एक बलवान व्यक्ति एक छोटे बच्चे को देख रहा हो। अर्जुन जानता था कि यह एक सुधार था, उसकी सीमा में वृद्धि। उस क्षण अर्जुन जानता था कि उसकी गति फिर से 20% बढ़ गई थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि महान पूर्णता चरण के बाद क्या था, परम पूर्णता चरण। अर्जुन फिर दूसरी ड्राइंग पर गया। यह भी एक हिरण था। यह एक कूदता हुआ हिरण था, एक हिरण जो एक चट्टान पर था। इसने ये भावना दी कि वह मरने के लिए चट्टान से नीचे नहीं कूद रहा था, बल्कि इसे पार करने की कोशिश कर रहा था। हिरण के कूदने के क्षण से ऊर्जा का क्षणिक विस्फोटक उभार ड्राइंग में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया था। अर्जुन बहुत खुश हुआ 9 पशु अनुकरण विद्या के साथ, और इस हिरण दौड़ के साथ जिसने महान पूर्णता चरण को पार कर लिया था। अब उसने महसूस किया कि सब कुछ जगह में आ रहा था, और वह और भी अधिक ऊंचाइयों तक ले जाया गया था। बस एक हिरण की ड्राइंग, ये कैसी मार्शल आर्ट्स है। हिरण की तरह दौड़ना सीखो, हिरण की तरह कूदना सीखो। एक युवक जो हिरण रूप देख रहा था, उसने धुंधले से कहा। जब अर्जुन ने वह हैरान और अपमानजनक अभिव्यक्ति देखी, तो वह सच में कहना चाहता था, बिल्कुल सही। विचार यह है कि तुम्हें हिरण की तरह दौड़ना सिखाया जाए, हिरण की तरह कूदना सिखाया जाए। अध्याय 282, एक निराली सुंदरी स्वर्गमहल खड़कला। अध्याय 282, एक निराली सुंदरी स्वर्गमहल खड़गकला। हालांकि अर्जुन ने कुछ क्षणों तक इसके बारे में सोचने के बाद इसे अपने मन से निकाल दिया। यदि उसकी 9 पशु अनुकरण विद्या नहीं होती, तो बस मूर्तियों को देखकर वह जानता कि यह एक ऐसी पशुरूप मुष्टि मार्शल आर्ट्स थी जिसकी साधना की जा सकती थी। अगले दर्जनों स्मारकों पर हिरण के चित्र थे। विवरण सभी बारीकी से तराशे गए थे, अत्यंत निराले। अर्जुन ने फिर भी सावधानी से स्मारकों पर ध्यान किया, कला का आनंद लेने में डूब गया। समय बीतता गया, और जब तक उसने खुद को जगाया तब तक सूर्यास्त हो चुका था। फिर वह जल्दी से निर्वाणनाथ के निवास पर गया। विमलनाथ भी वहां थे, क्योंकि अर्जुन ने जल्दी से अभिवादन किया। इसमें कहने की जरूरत नहीं थी कि रात का खाना अर्जुन ने तैयार किया था। उसने तैयार किए गए भोजन का स्वाद पहले से ही स्वर्गीय चमत्कार कहा जा सकता था। निर्वाणनाथ, विमलनाथ और 2 लड़कियों ने प्रत्येक व्यंजन का स्वाद चखा और उनसे बहुत संतुष्ट हुए। इसके अलावा उसने उनके लिए कई स्वाद बढ़ाने वाली सामग्री भी छोड़ी। ऐसा करने का मतलब था कि एक ऐसा समय आएगा जब वह कुछ समय के लिए यहाँ नहीं आएगा। इसलिए उसने तय किया कि वह पहले शिलालेख को पूरा पढ़ना चाहता है। अपने निवास पर लौटते हुए, जैसा कि हमेशा होता था, अर्जुन ने अपने आकाशीय क्षेत्र में 4 घंटे प्रशिक्षण में बिताए। जब वह उसमें था, तो उसने सुंदरी का चित्र फिर से अध्ययन किया, ये नोटिस करते हुए एक निश्वास लिया कि चित्र कितना जीवंत था, विशेष रूप से आंखें और मुस्कान इतना जीवंत जैसे ये जीवित था। प्रशिक्षण के बाद उसने रसायनाचार्य के प्रयासों में अपना ध्यान केंद्रित किया, अपनी मूल खड्ग विद्या के गूढ़ क्षेत्र की नींव को स्थिर किया, और उसकी ताइजी मुष्टि ने अनपेक्षित रूप से गूढ़ क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। ताइजी कठिन और नर्म दोनों को शामिल करता था। नरमता के नियमों का उपयोग करके दूसरों की कठिन शक्ति का प्रतिकार करने की क्षमता, ये भविष्य में उसके लिए अपार सहायता होगी। आकाशीय क्षेत्र में प्रशिक्षण हमेशा अत्यंत कठिन होता था, लेकिन यह अच्छी तरह से बिताया गया समय था। 1 औंस कठिन परिश्रम 1 औंस पुरस्कार के बराबर था, जिससे अर्जुन को हर बार खुशी होती जब वह अपनी शक्ति बढ़ते हुए महसूस करता। अपनी माँ के बारे में सोचकर, यशकुल के बारे में, उनकी देवी गुरु एकलता के बारे में, इस स्तर का प्रशिक्षण कठिन कैसे माना जा सकता था। इसके बाद बिना परीक्षा और कष्ट के कोई धन और गौरव प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरे दिन जब अर्जुन अपने दैनिक सुबह के अभ्यास के लिए सार्वजनिक चौक पर गया, तो उसने महसूस किया कि वहां पहले से ही लगभग 10,000 से अधिक लोग उसी काम को कर रहे थे जो वह कर रहा था। सौभाग्य से ये सार्वजनिक चौक काफी बड़ा था।
इतना ही नहीं, स्वर्ग महल का एक बुजुर्ग भी सुबह का अभ्यास करा रहा था। बुजुर्ग ने इशारा किया और जैसे ही उन्होंने ऐसा देखा, सार्वजनिक चौक में शिष्यों ने जो कुछ भी कर रहे थे उसे रोक दिया, शांत हो गए। ये सच में एक महान संप्रदाय था। अर्जुन प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। कम से कम तारामंडल भवन एकजुट था और एकता ही शक्ति थी। सभी यहाँ देखें, आज मैं हमारी स्वर्गमहल खड्ग कला की अवधारणाओं की व्याख्या करूंगा। ध्यान से देखें, मैं एक बार व्याख्या करूंगा और प्रदर्शन करूंगा। बुजुर्ग की आवाज नर्म थी, लेकिन इसमें एक भेदने वाली शक्ति थी और पूरे सार्वजनिक चौक में गूंजी। स्वर्गमहल खड्ग कला सुनकर अर्जुन जानता था कि स्वर्गमहल के पास कई उत्कृष्ट तकनीकें थी। आखिरकार स्वर्गीय वज्र प्रहार और दिव्यता सुरक्षा के स्तर के कौशल ऐसी चीजें थी जो हर किसी को सीखने का मौका नहीं मिलता। स्वर्गमहल खड्ग कला में 36 चालें हैं, इसे कम मत आंकें। यह एक दिव्य स्वर्ग स्तर की तकनीक है और लोककथा स्तर से केवल एक कदम दूर है। बुजुर्ग के शब्द सुनकर अर्जुन को हंसी आने लगी। आखिरकार बुजुर्ग सही थे। दिव्य स्वर्ग स्तर की तकनीकें लोककथा स्तर से केवल एक कदम दूर थी, लेकिन वह कदम आकाश और पृथ्वी के बीच की दूरी जैसा था। जब बुजुर्ग ने खड्ग नृत्य की व्याख्या की और प्रदर्शन किया तो अर्जुन ने तुरंत ध्यान केंद्रित किया। आखिरकार उसे मूल खड्ग विद्या और तीसरी लहर की तलवार से ही खड्ग की चालें पता थी। उसे भी यह नहीं कहा जा सकता था कि उसने पहले किसी पूर्ण खड्ग तकनीक के सेट में महारत हासिल की हो। एक दिव्य स्वर्ग स्तर की तकनीक पहले से ही अतुलनीय रूप से कीमती थी। आखिरकार लोककथा और देव स्तर की तकनीकें फीनिक्स के पंखों और किरण के सींगों जितनी ही दुर्लभ थी। स्वर्गमहल खड्ग कला को गिरता वज्र खड्ग नृत्य भी कहा जाता है। इस खड्ग नृत्य के सेट में खड्ग तकनीकें इसे शक्ति देने के लिए वज्र की शक्ति का उपयोग करेगी। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई इसका अभ्यास चरम तक करता है तो वे आकाश से बिजली और वज्र को बुला सकते हैं, आकाश की सहायता से अपने विरोधियों को बिजली का झटका दे सकते हैं। इस खड्ग नृत्य को हमारे संस्थापक ने बनाया था, लेकिन उनके निधन के बाद से किसी ने भी बिजली और वज्र को बुलाने के क्षेत्र में प्रवेश करने में कामयाबी नहीं हासिल की है। अर्जुन ने बुजुर्ग की गतिविधियों का अध्ययन किया। उनकी मुद्रा दौड़ते हुए वज्र जैसी थी, हर खड्ग चाल के साथ खड्ग नृत्य के मूल बिंदु की व्याख्या करते हुए। 2 घंटे बाद बुजुर्ग ने 10 चालों की व्याख्या और प्रदर्शन करने के बाद व्याख्यान समाप्त किया। फिर शिष्यों ने जो कुछ भी उन्होंने सीखा था उसका अभ्यास करना शुरू किया। क्योंकि अर्जुन की मूल खड्ग विद्या गूढ़ क्षेत्र में थी, उसके लिए आधे प्रयास से 2 गुना परिणाम प्राप्त करना केवल आधा काम था। इतना ही नहीं, उसकी स्मृति अक्षुण्ण थी और उसकी पागलपन भरी समझ की गति के साथ उसने गिरता वज्र खड्ग नृत्य की 10 चालों को पहले ही समझ लिया था। बस इतना था कि खड्ग नृत्य के सेट का उपयोग करके उसकी गतिविधियां और हमले अभी तक पर्याप्त रूप से परिष्कृत नहीं थे। इसके बावजूद जब उसने गतिविधियों का निष्पादन किया तो वह बहुत प्रभावशाली लग रहा था। सार्वजनिक चौक में खड़े अनगिनत शिष्यों को देखते हुए उनमें से अधिकांश पुरुष थे, जिससे भीड़ में महिलाएं विशेष रूप से उभरकर सामने आईं। बस 3 महिलाएं अकेली खड़ी थीं। ये रेगिस्तान में एक सुंदर मृद्यान जैसा था। उनके शरीर की रेखाएं, उनके काले बाल पवन में फैले हुए, मूल रूप से आंखों के लिए मिठाई मानी जा सकती थी। नमस्ते। अचानक उसके पास एक स्पष्ट आवाज गूंजी। सिर घुमाकर अर्जुन ने एक प्यारी और सुंदर महिला को उसकी ओर मुस्कुराते हुए पाया। महिला बहुत परिष्कृत लग रही थी और उसकी बहुत बड़ी आंखों की एक जोड़ी थी जिनसे शुद्धता निकल रही थी। उसके चेहरी होंठ जब उसकी सीधी नाक और तराशे हुए स्वरूप के साथ मेल खाते थे तो कला की एक उत्कृष्ट कृति जैसे लगते थे। उसमें पड़ोस की लड़की जैसा रूप था, एकलता की दिव्य सुंदरता, सागर चंद्रा की साम्राज्य गिराने वाली सुंदरता और अग्निज्वाला के आकर्षण से एक स्पष्ट अंतर था जिसके लिए लोग मर भी सकते थे। नमस्ते, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? अर्जुन ने मुस्कुराकर पूछा। मैं देखकर आश्चर्यचकित हूँ कि आप कैसे प्रशिक्षण लेते हैं। क्या आप मुझे मार्गदर्शन के लिए कुछ संकेत दे सकते हैं? लड़की की शुद्ध क्रिस्टल जैसी आंखें प्यारे ढंग से अर्जुन की आंखों में देख रही थी। जरूर, मेरी विशेषज्ञता मार्गदर्शन के लिए अपर्याप्त हो सकती है, लेकिन मैं आपके साथ संकेतों का आदान प्रदान करने से ज्यादा खुश हूँ, अर्जुन ने जवाब दिया। धन्यवाद। प्यारी लड़की ने हंसकर एक संपूर्ण मुस्कान फ्लैश की। बहुत प्यारी दिख रही थी। अर्जुन ने देखा कि लड़की ने अभ्यास किया। उसकी गतिविधियों से वह बता सकता था कि उसकी समझ का स्तर बुरा नहीं था, बस उसकी कुछ गतिविधियां अच्छी तरह से साथ नहीं चल रही थी, लेकिन कोई अन्य प्रमुख समस्याएं नहीं थी। अर्जुन ने चालों के सेट को धीमी गति से प्रदर्शित किया, गलतियों को इंगित किया और उसे बेहतर करने का मार्गदर्शन किया। अपनी गूढ़ क्षेत्र की अंतर्दृष्टि का उपयोग करते हुए कुछ चालों को संशोधित किया। सब कुछ समाप्त होने के बाद
धन्यवाद, मेरा नाम यशलता है, आपसे मिलकर खुशी हुई। लड़की ने खुशी से कहा, मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन भैया धन्यवाद। उसके बाद लड़की चली गई। उसकी दौड़ती हुई आकृति की गति उड़ती हुई तितली जैसी थी। अर्जुन ने अपनी नाक रगड़ी और हंसा, जबकि वह पहाड़ के पीछे की ओर बढ़ा। वह लगातार उन शिला चित्रों के बारे में सोच रहा था जो उसने देखे थे। उनमें मौजूद पशु की आध्यात्मिकता को महसूस करना चाहता था। वहां वापस आकर उसने जहां छोड़ा था वहां से जारी रखा और उन्हें समझने की कोशिश करता रहा। अचानक जैसे ही उसकी नजर बाघ को दर्शाने वाली मूर्ति पर पड़ी, उसे एक बड़ा झटका लगा। ये पहली बार था जब वह इतना आश्चर्यचकित महसूस किया। क्या बाघ की नक्काशी उसे अपने व्याघ्र रूप में और अधिक महारत हासिल करने में मदद कर सकती है? उसे एक मजबूत भावना थी कि वह इससे अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त कर पाएगा। अपना सिर हिलाते हुए उसने एक और स्मारक भी नोटिस किया जिस पर सांप का चित्र था। साले, मुझे बेहतर है कि मैं इसे कदम दर कदम करूं और इतनी जल्दी चांद तक पहुंचने का लक्ष्य न बनाऊं। अर्जुन ने पहले ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया, अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की कोशिश करने के बजाय विभिन्न जानवरों के चित्रों से अपने दिमाग को भरने के बजाय। पहला बाघ चित्र एक बाघ का था जो आकाश की ओर देखकर गरज रहा था। बस इस नक्काशी से अर्जुन इसमें से आदेश और भय पैदा करने वाली भव्यता का और बल महसूस कर सकता था, जैसे कि वह आकाश की अवज्ञा कर रहा हो। अर्जुन ने इसे तब तक घूरते रहा जब तक कि उसे महसूस नहीं हुआ कि उसके शरीर में खून उबल रहा है, और खून के बहने पर अर्जुन ने एक प्रकार की अवधारणा को महसूस किया। धीरे धीरे प्राप्त अंतर्दृष्टि ने उसका और बल बदल दिया, आत्मविश्वास बढ़ाया और यहाँ तक कि उसकी शक्तियों में भी वृद्धि की। फिर उसने अपनी नजर घुमाए और पहाड़ों पर चढ़ने और उतरने वाले बाघ, जंगल में अपने शिकार का शिकार करने वाले बाघ की नक्काशियों का अवलोकन किया, जिससे अर्जुन को महसूस हुआ कि इन नक्काशियों में निहित अवधारणा अतीत में उसके मिले बाघ चित्र की तुलना में एक और अधिक उच्च स्तर की थी। उसका और बल निश्चित रूप से एक परिवर्तन से गुजर रहा था, हालांकि बस थोड़ा सा। किसी तरह वह फिर भी सुधार कर सकता था, भले ही उसका व्याघ्र रूप पहले ही महान पूर्णता चरण तक पहुंच चुका था। तो बाकी उसके रूपों का क्या जो अभी तक महान पूर्णता स्तर तक नहीं पहुंचे थे? उसे ये भी नहीं पता था कि इन हजारों नक्काशियों से अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में उसे कितना समय लगेगा, क्योंकि उसे अभी भी नहीं पता था कि उसके सामने स्मारकों पर कौन से पशु रूपों को दर्शाया गया था। अध्याय 283 वह यशकुल से है, यशकुल जिसे मृत्युदंड दिया गया था। आसमान अंधेरा हो गया। अर्जुन ने अपने चारों ओर बिखरी भीड़ को देखा। उनमें से कई इशारे कर रहे थे, यहाँ तक कि हास्यपूर्ण गतिविधियां भी कर रहे थे। अर्जुन हंसा, लोग शायद अपने आप को ढीला छोड़ने में बहुत शर्मीले थे। अब जब देर हो गई थी और कुछ ही लोग बचे थे, प्रत्येक शिलापट के सामने केवल एक व्यक्ति था, वे फिर कम प्रतिबंधित हो गए। सभी जानबूझकर एक दूसरे से बचते थे, हालांकि कुछ कट्टरपंथी थे जो दूसरों की परवाह नहीं करते थे और उसी जगह पर नकल करते थे जैसे वे पागल हो गए हों। एक बार जब वे अभ्यास करना शुरू करते थे, शिलापट पर उकेरे गए पशु रूपों को देखकर नकल करते और प्रशिक्षण लेते, तो उनमें से कुछ ऐसे होते जो अनजाने में या जानबूझकर उसमें मौजूद रहस्य को पकड़ लेते। उनमें से दृढ़ता और अनिता के साथ सबसे बुनियादी नकल रूप सीख लेंगे। यदि कोई अर्जुन के पशु मुक्तियों के स्तर तक पहुंचना चाहता है, तो उसे उत्कृष्ट अवधारणा की आवश्यकता होगी, क्योंकि अर्जुन 9 पशु अनुकरण विद्या में प्रशिक्षित था, अन्यथा किसी के लिए भी इतने कम समय में ऐसे परिणाम प्राप्त करना कठिन होगा। वह मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए अपने निवास की ओर चला गया। यदि वह 9 पशु अनुकरण विद्या में प्रशिक्षित नहीं होता, तो अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने की उम्मीद करने के लिए कम से कम 20 वर्षों का कठिन अभ्यास करना होगा। यह उसके पास यिन यांग की छवि और 2 प्रबोधन के साथ चेतना सागर होने का परिणाम था। धीरे धीरे वापस चलते हुए उसका दिमाग शिलापटों पर नक्काशियों से भरा हुआ था। अर्जुन ने उन्हें सीखने के बाद अपने विरोधियों के खिलाफ उपयोग करने की योजना नहीं बनाई। शिलापटों के माध्यम से उसकी 9 पशु अनुकरण विद्या को बढ़ाया जा सकता था और उसकी क्षमताएं भी एक साथ बढ़ेंगी। इसके अलावा उसकी हत्यारा तकनीकें, छिपा हथियार, 9 लहरें, महान स्वर्ण बुद्ध हथेली, तीसरी लहर तलवार थी, और बेशक इन सहायक तकनीकों की कुछ चालें शक्तिशाली थीं। व्याघ्र पुच्छ, कोड़ा लात, विदीर्ण व्याघ्र नख, भालू आधार, भालू चकाचौंध, ये विषैली और शक्तिशाली तकनीकें कभी कभी तत्काल विरोधी को मारने के लिए पर्याप्त होती थी। दिमाग दौड़ता रहा। वो बिना जाने अपने निवास पर पहुंच गया और महसूस किया कि नीचे कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। उसने कल रात एक रात बिताई थी बिना कुछ गलत नोटिस किए। आज सुबह भी ऐसा ही था। अर्जुन ऊपर जाने ही वाला था कि दरवाजा खुला और अंदर से एक लड़की जैसी दिखने वाली महिला बाहर आई।
अर्जुन आश्चर्यचकित था कि वह निराली लड़की थी जो उसके पास स्वर्ग महल खड्ग कला का अभ्यास करने आई थी। यशलता, अर्जुन भैया। यशलता के कोमल होंठ हल्के से खुले जैसे उसने मुस्कुराकर अर्जुन का अभिवादन किया। तुम यहाँ रहती हो? अर्जुन ने आश्चर्य में पूछा। हाँ, क्या अर्जुन भैया भी यहाँ रहते हैं? यशलता की बारी आश्चर्यचकित होने की थी, वह तब से यहाँ रह रही थी। हाँ, मैं तुम्हारे ठीक ऊपर हूँ, अर्जुन ने हंसकर कहा। अर्जुन भैया ने कल ही यहाँ रहना शुरू किया होगा। यशलता अपना वाक्य पूरा करते ही अर्जुन के सामने थी। उनकी कोमल और सुडौल ऊंचाई अर्जुन की थोड़ी तक पहुंच गई। अब तक उसने नोटिस किया कि इस पड़ोस की लड़की का विकास अच्छा था। उसका चेहरा नाजुक और जवां था, लेकिन वे स्तन गोल और भरे हुए थे। उसके कपड़े ऊंचे उभरे हुए थे, भले ही वे दिखाई न दें, कोई भी जानता था कि वे बिल्कुल छोटे नहीं थे। उसकी कोमल कमर पतली थी, उसके गोल कूल्हे विशेष रूप से उभरे हुए थे और उसकी लंबी पतली टांगे उसे विशेष रूप से जवां और सुंदर दिखाती थी। तुम्हें कैसे पता? अर्जुन ने पूछा। हालांकि उसे जवाब पता था, लड़की कल रात घर पर नहीं थी। अर्जुन ने अनुमान लगाया कि उसने कल रात उस आदमी के साथ मौज मस्ती की होगी। मैं कल रात शिव दीदी के पास रही और अर्जुन भैया मेरे ऊपर रहने लगे, यशलता ने तीखी आवाज में हंसकर कहा। अर्जुन महसूस कर सकता था कि यशलता की क्षमताएं दिव्य अवस्था की शुरुआत में थीं, लेकिन इस उम्र में उसे प्राप्त करना उत्कृष्ट माना जाता था। उसे करीब से देखकर अर्जुन को एक आभास हुआ। वह यशंगा में चाय पत्ती बेचने वाली दीदी के समान दिखती थी। विशेष रूप से उसकी नाक की पुल और चेहरे का आकार और बड़ी बहन की ये विशेषताएं उसकी माँ जैसी नहीं लग रही थी। अर्जुन को अचानक उसके उपनाम पर ध्यान गया, यश। स्वर्ग महल में यश उपनाम वाली लड़की से मिलना अजीब नहीं लगा था, लेकिन अब अर्जुन ने बिना पलक झपकाए यशलता को घूरा। तुम्हारा घर कहाँ है? यशलता अर्जुन को सुनकर थोड़ी उलझन में थी, लेकिन मुस्कुराकर जवाब दिया, ये यशंदी राज्य में यशंगा में है। क्या अर्जुन भैया को कोई समस्या है? मेरा परिवार यशंगा में अभी भी कुछ शक्ति रखता है। यदि आप भविष्य में यशंगा जाएं, तो मैं आपकी अच्छी तरह से मेजबानी करूंगी। उसने वास्तव में कहा कि उसका परिवार यशंदी राज्य में यशंगा में था, केवल यशकुल ही यशंगा में यश उपनाम रखता था। उसने कहा कि उसके परिवार में कुछ ताकत थी। अर्जुन को दर्द हुआ, उसका सबसे अधिक दबाव वाला लक्ष्य अब यशकुल को कुचल देना था। अर्जुन ने कड़वी मुस्कान की और ऊपर चला गया, यशलता को थोड़ा संछोड़ दिया। ये जानने के बाद कि वह यशकुल का हिस्सा थी, उसके प्रति कोई भी सकारात्मक भावना एक पल में गायब हो गई। अर्जुन अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। खोए हुए महसूस कर रहा था। ये लड़की उसे फिर से यशकुल की याद दिलाती थी। कुलीनों का विकास हमेशा खून और आंसुओं का इतिहास रखता था, क्योंकि परिवार कई अन्य लोगों को कुचलकर ऊपर उठते थे। एक सेनापति 10,000 उजली हड्डियों पर अपनी सफलता बनाता है, एक कुलीन कुल अलग नहीं था। अर्जुन ने यशंगा में जिद्दी महिला को देखने के बाद यशकुल को मृत्युदंड दे दिया था और कोई भी संबंधित व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। अब अर्जुन जानता था कि यह लड़की यशकुल का हिस्सा थी, संभवतः उसकी दूसरी माँ की बेटी भी। उसने हमेशा सोचा था कि उसकी केवल एक माँ थी। वो उन सभी को 100,000 गुना वापस देगा जिन्होंने उसकी माँ की मदद की थी, लेकिन उनसे जिन्होंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था, चाहे कोई भी हो, जीने का सपना नहीं देख सकता था, भले ही इसमें 10-20 साल या उसकी पूरी जिंदगी का प्रयास लगे। अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति था जो बदला लेने के लिए अपना सब कुछ दे सकता था, और वह दिन जल्द ही आने वाला था। अर्जुन ने कड़ी मेहनत की ताकि वह इसके बारे में सोचना बंद कर सके, विशेष रूप से यशंगा में पीड़ित महिला के बारे में। अर्जुन अपनी माँ को ये तक बताने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि वह यशंगा जाने के लिए अपनी जान भी दे देती। कई वर्षों तक दृढ़ रहना, चाहे माँ हो या दीदी, वह इन 2 वर्षों की परवाह नहीं कर सकता था। अर्जुन ने आगे सोचने से खुद को रोकने के लिए संघर्ष किया और उन्हें अस्थायी रूप से दूर फेंक दिया। अर्जुन ने बैंगनी ज़ैड अमर लोक में प्रवेश करने के बाद प्रशिक्षण में डूबना शुरू किया। प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या अब 84 दिनों के चक्र में थी और बहुत जल्द ही यह 95 में टूट जाएगी। हालांकि अर्जुन जानता था कि उसके बाद के दिन, विशेष रूप से 99 दिन, इतनी आसानी से पूरे नहीं होंगे। 5वीं लहर में प्रवेश करने के बाद भी अवरोध थे। प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या के लिए एक चरण में पहली से तीसरी लहर शामिल थी। ये नींव चरण था, एक आधार की तरह, लेकिन चौथी लहर पर जाना मुख्य था। इसे केवल क्षमता और अवधारणा की ही आवश्यकता नहीं है, बल्कि कुछ भाग्य भी। अर्जुन 6 वर्षों तक चौथी लहर की दीवार से अवरुद्ध रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि 5वीं लहर की दीवार को गिराने में उसे कितना समय लगेगा। इसके बारे में सोचने से अर्जुन का हौसला टूट गया, लेकिन उसने दीर्घकालिक तैयारियां की थी।
हालांकि वह इस अवधि में 5वीं लहर तक नहीं पहुंच पाएगा। वह औषधीय गोलियों और सहायक तकनीकों के माध्यम से अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकता है और शायद जब वह जानता भी नहीं तब प्रवेश कर सकता है। व्याघ्र रूप। दिन में देखे गए कुछ शिलापट चित्रों ने अर्जुन को व्याघ्र रूप की गहरी समझ दी। पहाड़ों में गरजते बाघ की पहली नक्काशी ने आक्रामकता का वातावरण दिया। गर्जनाएं एक के बाद एक फूट पड़ी। इस बार वे पिछले से अधिक ऊंची और गाढ़ी थी, छाती को हिला देने वाली थी। आक्रामकता ये छाती के तल से फूटती है, किसी को अंदर और बाहर से डरा देती है, जैसे बाघ की गर्जना ने आत्मा को झकझोर दिया हो। अर्जुन ने गर्जनाओं के बीच हल्की सी मुस्कान दी। पशु रूपों और उनके भावों की नकल की। उनके रूपों की नकल करने के लिए किसी को पशु रूप की गतिविधियों की नकल करने की आवश्यकता थी, क्योंकि केवल उसके माध्यम से ही किसी की शक्ति और गति उनकी सीमाओं तक बढ़ सकती है। हालांकि भावों की नकल करने के लिए ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि किसी ने मुख्य बिंदु और सार को महसूस कर लिया होगा, इसलिए इसका उपयोग करने से आदर्श परिणाम प्राप्त होंगे। व्याघ्र आरोहण और व्याघ्र अवतरण दोनों की चालों ने किसी की उपस्थिति को बढ़ाया। एक ने इसे जमा किया और दूसरे ने इसे निर्वहित किया। सबसे अच्छा होगा कि कोई गिरती दीवार का फायदा उठाने की सीमा तक पहुंचे। बल से दूसरों का दमन करना वह व्याघ्र आरोहण का वातावरण था। उपस्थिति को एक डरावनी सीमा तक लाने के लिए कोई शारीरिक रूप से हार सकता है बिना अपनी उपस्थिति गंवाए, क्योंकि वह इसके बिना हार जाएगा। व्याघ्र अवतरण एक स्वर्गीय नदी की तरह था जो अवरुद्ध शक्ति के साथ नीचे की ओर बह रही थी। इसे अच्छी तरह से उपयोग करने से किसी की तकनीक की शक्ति एक नई ऊंचाई तक ले जाएगी। अर्जुन ने इसके बारे में सोचा, जबकि इसे आजमाया। धीरे धीरे व्याघ्र विदारण, विदीर्ण व्याघ्र नख, व्याघ्र पुच्छ कोड़ा लात का उपयोग करके अपनी उपस्थिति को बढ़ाया, यहाँ तक कि भालू नख और खड्ग चाले भी। इसके बीच अर्जुन ने आत्मकंप घंटी को शांत करना नहीं भूला। प्रतिदिन उपलब्ध 40 बार शांत करने का उपयोग कर दिया। स्वर्गमहल तक की यात्रा शुरू करने से लेकर वहां पहुंचने तक के महीने के भीतर उसने आखिरकार तीसरा स्तर प्राप्त कर लिया। आत्मकंप घंटी के तीसरे स्तर तक पहुंचने की दूरी 400 मीटर तक बढ़ा दी गई थी। अभी भी एक शीर्षक था जिसमें दानवी पशुओं को आसपास के लोगों पर पागलों की तरह हमला करने की संभावना बताई गई थी, लेकिन झटके वाले दानवी पशुओं के अचानक मर जाने की संभावना के बारे में एक अतिरिक्त पंक्ति थी। अर्जुन उस गुण के लिए लंबे समय से उत्साहित था और विशेष रूप से दानवी पशुओं पर प्रयोग करने के लिए एक सुनसान क्षेत्र में दौड़ गया। उसने खोज की कि दानवी पशुओं के स्तर से नीचे के वन्य पशुओं को झटका देने का मौका 10 में से 9 था और इसका उपयोग दानवी पशु के खिलाफ करने पर केवल 5 में से 4 की सफलता दर थी। इसने अर्जुन को उस समय की याद दिलाया जब उसने इसका उपयोग काला चैंपियन सम्राट बाज पर किया था। ये वास्तव में एक ही प्रयास में सफल रहा था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो भाग्य ने एक बड़ी भूमिका निभाई। कई बार और प्रयोग करने के बाद अर्जुन ने खोज की कि सफलता दर केवल 20% थी, हर 5 प्रयासों में एक सफलता। दूसरे दिन अर्जुन फिर से चौक पर बुजुर्ग का व्याख्यान सुनने गया, जब अचानक उसने देखा कि उसकी सामान्य जगह पर यशलता कब्जा कर रही थी, जो अब उसकी ओर मुस्कुरा रही थी। अर्जुन भैया। अर्जुन को वह पुकार सुनकर बहुत तीखा लगा और वह पूछने में मदद नहीं कर सका। जब मैं यशंगा से गुजरा तो यशकुल की एक महिला चाय पत्ती बेच रही थी। तुम उसके बारे में क्या जानती हो? मैं सच में उत्सुक हूँ। यशलता को कल की याद आई जब अर्जुन ने स्पष्ट रूप से घृणा करते हुए दिखाई दिया जब उसने उसके यशकुल के बारे में सुना, और ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसे बेदर्द व्यक्ति समझा। तुम नहीं जानते, मैं बस एक छोटी हूँ बुढ़ी दीदी पहले से ही। अर्जुन भैया, तुम बुढ़ी दीदी के बारे में बहुत चिंतित लग रहे हो। यशलता ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हें नहीं लगता कि वह दयनीय है? यशकुल की एक छोटी लड़की सड़क पर चाय पत्ती बेच रही है। इतना ही नहीं, वह किसी शाह साहब द्वारा धमकाई जा रही लग रही थी। क्या यशकुल इसे नीचे नहीं गिरा सकता? अर्जुन ने शांति से जवाब दिया। यशलता ने एक निश्वास लिया। तुम नहीं जानते, तुम केवल बाहरी तरफ देखते हो। यशकुल में अच्छे लोग भी हैं, उसने अन्याय से दिखते हुए कहा। हाँ, इससे मुझे क्या? और मुझे फिर से मत खोजो। मुझे यशकुल के लिए कोई सकारात्मक भावना नहीं है, अर्जुन ने कहा और वह मुड़कर चला गया। यशलता ने देखा कि अर्जुन कैसा था। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं जब उसने उसकी पीठ दूर जाते हुए देखी। लता, क्या हुआ? क्या उसने तुम्हें धमकाया? एक कोमल आवाज गूंजी। शिवे दीदी। यशलता ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और अपने बगल में सुंदरी को पुकारा। उसकी खुश आवाज ऐसी नहीं लग रही थी जो किसी ने रोया हो। महिला हल्के पन्ने रंग के बहते हुए पोशाक में सजी थी,
जिस तरह से वह चलती थी उसमें एक मोहक ढंग था। उसकी भौहें अर्धचंद्र जैसी थीं और उसकी आंखें एक अलग काले और सफेद रंग की थीं और बहुत आकर्षक थीं। उसकी नाक विशेष रूप से ऊंची थी, जिससे वह दृढ़ और चरित्र वाली दिखती थी। उसके लाल नम होंठ हल्के से मुंह बनाए हुए थे, एक मुस्कान के बजाय एक छिपी हुई कड़वाहट के साथ। उसके अच्छी तरह से विकसित शरीर के साथ वह 1 मिलियन में एक थी। रो मत, रो मत। क्या उस लड़के ने तुम्हें धमकाया? महिला की कोमल आवाज शांत करने वाली थी, किसी को आसानी से शांत होने की अनुमति देती थी। नहीं, उसने नहीं किया, यशलता ने ठठाकर कहा। वह सच में रोना चाहती थी, लेकिन महिला के आने तक उसने अपने आंसू पोंछ लिए थे और ठीक होने का नाटक किया। अर्जुन ने अपनी जगह बदल ली और थोड़ी देर में बुजुर्ग अखाड़े पर दिखाई दिए। आज उन्होंने अगली 10 चालों के साथ जारी रखा। बुजुर्ग ने शांति से मंच को देखा। मैं यहाँ सभी के लिए केवल व्याख्या कर सकता हूँ। जो कोई भी इसे अपने विरोधी के खिलाफ कुशलता से उपयोग करना चाहता है, उसे कठिन अभ्यास की आवश्यकता होगी। मैंने सभी को केवल दरवाजे तक लाया है, चाहे आप वेदी पर चढ़ सकते हैं या नहीं यह आप पर निर्भर करेगा, बुजुर्ग ने कहा, एक सूक्ष्म मुस्कान प्रकट की। बुजुर्ग ने व्याख्या करते हुए मॉडलिंग की। आज की 10 चालें स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली और क्रूर थीं। अर्जुन ने कल रात व्याघ्र आरोहण शिलापट और व्याघ्र अवतरण शिलापट के माध्यम से उपस्थिति के उपयोग को समझ लिया था। इसलिए बुजुर्ग की स्वर्गमहल खड्ग तकनीकों की व्याख्या की समझ के साथ एक प्रतिध्वनि प्रतीत हुई। अर्जुन पहले से ही उनकी व्याख्या के एक बड़े हिस्से को जानता था, जिसके परिणाम स्वरूप बुजुर्ग के समाप्त होने पर प्रबोधन और पूर्ण समझ की भावना हुई। अध्याय 284 पर्वत श्रृंखला में व्याघ्र शिलापट, व्याघ्र रूप का एक और कदम। ठीक है, सभी अपना अभ्यास करें। मैं 3 दिनों में अगले 10 कदमों की व्याख्या करूंगा। आप सभी लोहा गर्म होने पर प्रहार कर सकते हैं और स्पैरिंग कर सकते हैं या आपस में चर्चा कर सकते हैं, बुजुर्ग ने धीरे से हंसकर कहा। इन 10 चालों ने वास्तव में 3 घंटे ले लिए। अर्जुन ने बुजुर्ग के मंच से नीचे उतरने के बाद अभ्यास करने के लिए एक खाली जगह ढूंढी। उसने पहले धीरे धीरे अपनी उपस्थिति बढ़ाई, उसे समाहित किया और जैसे ही उसने अपनी तलवार निकाली तो उसे बाहर बहने दिया। वह जल्दी से अभ्यास करके और 10 चालों को स्थिर करके जाने वाला था, क्योंकि वह रात को बैंगनी ज़ैड अमर लोक में भी प्रशिक्षण ले सकता था। उसे अभी केवल मुख्य बिंदुओं को याद रखने की आवश्यकता थी, बाकी दिन का समय शिलापटों के लिए था। उसने सिर उठाया और पाया कि उसके चारों ओर कई लोग आश्चर्य से उसे देख रहे थे और उसने संदेह से उन्हें वापस देखा। यह पागलपन है, वो पहले अभ्यास के बाद ही इतना शानदार कैसे हो सकता है? किसी ने चिल्लाकर कहा। तुम्हें कैसे पता कि यह उसकी पहली बार है? दूसरा स्पष्ट रूप से असहमत था। यदि मैं तुम्हें 3 साल दूं तो क्या तुम इस स्तर तक पहुंचोगे? पहले ने बेपरवाही से तुत्तकारा किया। जाहिरा तौर पर वे अजनबी नहीं थे। अर्जुन ने सिर हिलाया। इन शब्दों में कोई अर्थ नहीं था। उसने अब सब कुछ प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या से जोड़ दिया था, इसलिए उसने अपने पास जो कुछ भी है उसकी कदर की। तुम्हें जाने की अनुमति नहीं है, एक कोमल आवाज गूंजी। अर्जुन ने एक सुंदर महिला को उसे रोकते हुए देखा। उसकी त्वचा हरे रंग की ज़ैड जैसी थी, उसकी भौहें अर्धचंद्र जैसी थीं, विशेष रूप से आकर्षक काले और सफेद रंग की एक जोड़ी आंखें, और उस पर हल्के पन्ने रंग का बहता हुआ पोशाक उसे उदासीनता का वातावरण दे रहा था। क्यों नहीं? अर्जुन ने भौहें चढ़ाई, उसे हैरानी से देखते हुए जिसने उसे रोका था। छोटी बहन लता अच्छी तरह से नहीं है। तुमने उसे परेशान और रुला दिया। वह शायद ही किसी के करीब होती है। तुम कौन हो जो उसके साथ ऐसा व्यवहार करो? महिला नाराज थी और अपने सामने आकर्षक पुरुष को घूर रही थी। पागल! अर्जुन को महिला के बिना वजह बात करने के तरीके पसंद नहीं आया और वह कुछ देर के लिए आश्चर्यचकित रहा, फिर नाराजगी के साथ जवाब देकर चला गया। मुझे ये पसंद है। वास्तव में एक आदमी है जिसने शिव से ऐसे बात की। जिस तरह से उसने उदासीनता से व्यवहार किया वह इतना मोहक है। काश वह मुझे भी पागल कहता। एक बड़े स्तनों वाली महिला ने अर्जुन की पीठ की ओर लालसा से देखा। पागल! एक कमजोर आवाज सुनाई दी। किस लानत वाले ने बोला, बाहर आओ, मेरे बिस्तर पर सोने का सपना भी मत देखना। शिव अर्जुन के जाने के बाद काफी देर बाद अपनी ज्ञान वापस पाए और एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ चली गई। उसे पता था कि यशलता को उस लड़के के लिए कुछ भावनाएं होंगी। हालांकि उसने नहीं कहा। शिव देख सकती थी और तय की कि अभी जो दृश्य हुआ उसे अभिनय करे, और यशलता समय पर उसे रोकने में सक्षम नहीं थी। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह लड़का उसे पागल कहेगा। जन्म से ही दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती थी। वह घर पर प्यारी बेटी थी, अपने माता पिता की आंखों का तारा।
उसकी पतली और सुंदर उपस्थिति ने उसे 1000 या लाख में भी सबसे सुंदर में से एक बना दिया, यहाँ तक कि यशलता भी उससे कम स्त्री थी। लता, मैं माफी चाहती हूँ, मैंने तुम्हें परेशानी के बजाय परेशान किया। शियुए ने यशलता से कहा, जो वहाँ खड़ी थी और उसे सन की तरह देख रही थी। शियुए दीदी, मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैंने आपको इतना अन्याय महसूस कराया, यशलता ने निराशा से जवाब दिया। ठीक है, हम बहनों के बीच इतनी शिष्टाचार न करें। शियुए ने यशलता को खींचा और चली गई। अर्जुन पहले से ही शिलापटों के रास्ते पर था। उसने अभी जो हुआ उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उस महिला के घमंडी व्यवहार से चिढ़ गया था। जब लोग बिना स्थिति जाने भी बिना वजह व्यवहार करते और फिर भी इतना उच्च व्यवहार करते तो ये सबसे कष्टदायक था। वास्तव में अर्जुन ने उसे गलत समझा। आखिरकार उसने एक दोस्त के नजरिए से काम किया था और यशलता की उपस्थिति और हर अन्य कारक बेहतर था। उसे रुलाने के बाद अर्जुन के साथ तर्क करने की कोशिश करना गलत नहीं था। दुर्भाग्य से यशलता यशकुल का हिस्सा थी। जब अर्जुन शिलापटों पर पहुंचा तो लगभग दोपहर हो गई थी। यहाँ कई लोग नहीं थे, हालांकि यहाँ कई लोग जोड़ों की तरह थे, जोड़ों में चल रहे थे। अर्जुन को नहीं पता था कि रोना है या हंसना जब उसने बातचीत सुनी। फेई देखो, बाघ की कोड़ी भी इतनी निराली तराशी गई है, एक सुंदर पुरुष ने आश्चर्य में कहा। क्या मूर्खता, वो पिछला पैर है, तुम इतने बुरे हो, इतनी बड़ी बाघ की कोड़ी कैसे हो सकती है? आकर्षक महिला ने शर्माते हुए जवाब दिया, तुम मेरा क्यों नहीं देखती, ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा है। पुरुष ठहाका लगाकर हंसा, मैं इसे काट दूंगी यदि तुम दिखाने की हिम्मत करो। महिला ने फ्लर्ट करते हुए हंसी। इसे सुनकर अर्जुन जोड़े के लिए खुश हुआ। उन्हें सामंजस्यपूर्ण रूप से बातचीत करते देखकर वह काफी ईर्ष्या कर रहा था। अर्जुन को वास्तव में ऐसी शर्माने वाली पत्नी और एक साधारण जीवन के लिए बहुत पसंद था। अर्जुन ने इसके बारे में सोचा और पाया कि उसने इस तरह के औसत लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं किया था। शिखा सिंह आधिकारिक कागजात पर उसकी पत्नी थी, लेकिन वह एक इतनी अलग लड़की थी। कौन जानता था कि वह कब नर्म होगी। जयश्री और उसका एक दुर्घटना था, वह उसके लिए अजीब थी, जुनूनी से अधिक, और चंद्रकला उसके लिए कुछ चीज में कमी थी। व्याघ्र पर्वतों पर शिलापट पर पहुंचकर एक क्रूर बाघ उस पर बैठा था, एक शिव्याघ्र जो एक राजा की तरह पहाड़ों पर हावी था, पहाड़ों की प्राकृतिक ऊंचाई का उपयोग करके नीचे की जमीन को देख रहा था। सभी जानते थे कि क्रूर बाघ आकाश में उड़ते हुए ड्रैगन की तरह होगा जब वह पहाड़ों पर चढ़ेगा, लेकिन यह वास्तव में बैठी स्थिति में सबसे शक्तिशाली था। जब बाघ बैठता है तो इसका मतलब था कि वह पहाड़ों का राजा था, शासक, पहले से ही शीर्ष स्थिति में, कि यहाँ तक कि एक चढ़ता हुआ बाघ भी तुलना नहीं कर सकता। एक सर्पिल ड्रैगन और एक शिव्याघ्र, पहाड़ों पर बैठा एक बाघ। अर्जुन ने गंभीरता से शिव्याघ्र की उपस्थिति और अभिव्यक्ति को घूरा। बाघ की आंखों में चमक से यह अब एक अकेला बाघ नहीं था, यह एक विशाल बाघ था। उसकी उपस्थिति एक पहाड़ की तरह थी और उसका हर हमला एक विशाल पहाड़ की तरह था। ये पशुरूप मुष्टि में महारत हासिल करने का प्रवेश द्वार था। अर्जुन को उस क्षण ताजगी महसूस हुई, जैसे किसी ने एक वृत्त गली में चलना शुरू किया हो, लेकिन जो बाधा उसके सामने थी वह अचानक गायब हो गई और एक चौड़ी गली के लिए रास्ता दिया जो विशाल और असीम थी। उस क्षण अर्जुन ने अपने शरीर में एक अतिरिक्त शक्ति महसूस की, एक विशेष रूप से मस्त शक्ति, लेकिन अर्जुन उत्साहित था। पूर्ण व्याघ्र रूप एक उच्च दुनिया में दौड़ते हुए हिरण की तरह था और उसके शरीर के भीतर की शक्ति पहाड़ों में क्रूर शिव्याघ्र की शक्ति थी। यह एक उपस्थिति की शक्ति थी जो शरीर के भीतर रहती थी और चालों में जोड़ दी गई थी। अर्जुन ने धीरे धीरे इसका अनुभव किया और सिर उठाया। उसने वास्तव में एक दोपहर में एक क्रूर व्याघ्र पर्वतों पर झपटने वाली ड्राइंग पूरी की और परिणाम संतोषजनक थे। अपने निवास पर वापस उसने नीचे यशलता को खोजा और उसके पास वह महिला थी जिसने उसे उसी दिन रोका था। अर्जुन थका हुआ था और चुपचाप ऊपर चला गया। अर्जुन भैया, अर्जुन ने अभी एक सीढ़ी चढ़ी थी और अनिच्छा से वापस मुड़ा। यशलता, तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन के शब्द सुनकर यशलता को विशेष रूप से अन्याय महसूस हुआ। उसने अर्जुन को देखा, मैं बस तुम्हारे साथ दोस्त बनना चाहती थी। क्या तुम मुझे वास्तव में इतना पसंद नहीं करते? मुझे नहीं पता कि तुम यशकुल से नफरत क्यों करते हो, लेकिन मेरे पास यशकुल में बोलने का भी अधिकार नहीं है। तुम भविष्य में वहाँ जाओगे तो समझ जाओगे। लता, इस अकृतज्ञ व्यक्ति के साथ इतने समझौते क्यों? अर्जुन ने उस महिला को देखा जो गुस्से से उसे घूर रही थी और उसे अनदेखा किया। इसने महिला को खाली महसूस कराया, पागल कहे जाने से भी बदतर। अर्जुन ने इसके बारे में सोचा और चुपचाप सहमत हुआ। उसके साथ क्या खेलना है, उस लड़की की ओर असहाय देखते हुए जिसका जीवन भविष्य में पीड़ित हो सकता है।
ये तुम्हारे अपने अच्छे के लिए है, या तुम भविष्य में और भी भयानक महसूस करोगे। तुम अगली बार समझ जाओगे। अर्जुन ने ये शब्द छोड़े और ऊपर चला गया। दो महिलाओं को सन की तरह देखते हुए छोड़ दिया। क्या उसका तुम्हारे परिवार के खिलाफ कुछ है? शियुए ने मूडी यशलता से पूछा। वह इतना जवान है और हमारे परिवार एक ही देश में भी नहीं है। उसने बस मेरी एक बहन को बाहर चाय पत्ती बेचते हुए धमकाते हुए देखा और मेरे परिवार का बुरा इंप्रेशन लिया। इसका मतलब है कि उसका बाहरी तौर पर ठंडा लेकिन दिल से गर्म है। शियुए ने उदासीनता से टिप्पणी की। वह एक अच्छा आदमी है। उसने पहली मुलाकात में मुझे तलवारें भी सिखाई, लेकिन ये जानने के बाद कि मैं यशकुल से हूँ, उसने मुझे अनदेखा करना शुरू कर दिया। यशलता ने अर्जुन को याद किया जिसे उसने पहली बार देखा था, अब के व्यक्ति से बिल्कुल अलग। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वह बहन चाय पत्ती क्यों बेच रही है? अध्याय 285 ताइजी एकल कोड़ा 95वें चक्र में प्रवेश। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे यशकुल की वह छोटी लड़की चाय पत्ती क्यों बेच रही है? शियुए और यशलता के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं और उन्होंने इतना लंबा समय साथ बिताया है कि वे सूरज के नीचे किसी भी बात के बारे में बात करती हैं। शियुए इसलिए जानती थी कि यशकुल यशंदी राज्य में प्रमुख शक्ति था। उन्हें पूरे यशंदी राज्य में सबसे बड़ा कुल कहा जा सकता था। इसलिए जब उसने सुना कि यशकुल की एक छोटी लड़की चाय पत्ती बेच रही थी, तो उसे भी यह अविश्वसनीय लगा। भले ही वह कानूनी पत्नी की बेटी न हो, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या वे लोगों की जुबान से नहीं डरते थे? शियुए दीदी, आप भी एक सम्मानित कुल से आई हैं, मुझे ऐसी बातों के बारे में भी यकीन नहीं है। मैंने पहले इसके बारे में दादाजी से पूछा था, लेकिन उन्होंने, जिन्होंने पहले कभी मुझे डांटा नहीं था, मुझे फटकारा। उसके बाद से मैंने इसे फिर कभी उठाया नहीं, यशलता ने असहायता से कहा। शियुए ने मुस्कुराकर कहा, चलो चलकर अपने कमरों में वापस आते हैं और इन परेशान करने वाली बातों के बारे में नहीं सोचते। शियुए ने कारण का थोड़ा अनुमान लगाया था। ऐसी चीजें होने के लिए आमतौर पर दो प्रकार के कारण होंगे। एक व्यक्ति के कारण होगा, दूसरा बाहरी दबाव के कारण। हालांकि वह नहीं समझ सकती थी कि अगर कारण व्यक्ति के कारण नहीं था तो वह ऐसी चीजें नहीं कर रही होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इससे उनके यशकुल को भी शर्मिंदगी होगी। लेकिन अगर यह बाहरी दबाव के कारण था, तो क्या यह उस छोटी लड़की को शर्मिंदा करने के लिए था जो चाय पत्ती बेच रही थी, या पूरे यशकुल को भी शर्मिंदा करने के लिए? उन्होंने सबसे चरम तरीकों का उपयोग क्यों नहीं किया? आखिरकार अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो इसका मतलब ये भी होगा कि वे यशकुल को आसानी से कुचल सकते हैं। अर्जुन अपने कमरे में वापस आया। जब से उसने जाना कि यशलता यशकुल से है, उसने महसूस किया कि हर बार जब वह उसे देखता तो वह उन बातों को याद करने में मदद नहीं कर सकता था जो उसके दिल पर भारी पड़ती थी। धड़ाम, एक हल्की तीखी आवाज ने संकेत दिया कि अर्जुन की प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या 95वें चक्र में प्रवेश कर गई थी। एक गर्म लेकिन मजबूत ऊर्जा उसके शरीर से होकर गुजरी और धीरे धीरे उसकी अनवरत प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या के प्राण में विलीन हो गई। अर्जुन ने बार बार 95 चक्रों को अनवरत परिसंचरण किया। अब हर बार जब वह एक नए चक्र में प्रवेश करता तो वह महसूस करता कि उसकी शक्तियां काफी बढ़ गई हैं। यह एक समग्र सुधार था, विशेष रूप से उसकी शक्ति, गति और रक्षा में। अर्जुन इसके आदी हो गया था। जबकि प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या कम से कम लोकथा स्तर की एक तकनीक थी, और यह एक ऐसी तकनीक भी थी जो किसी की मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत और प्रशिक्षित कर सकती थी, इसलिए उसके लिए इतनी बड़ी शक्ति बढ़ाना पूरी तरह से समझने योग्य था। सप्तर्षि तलवार उठाकर अर्जुन ने तुरंत अपनी शक्ति को बुलाया और एक आश्चर्यजनक ऊंचाई तक पहुंचा, स्वर्ग महल खड्ग कला का प्रदर्शन किया। दिन में पहले अर्जुन को पहले से ही कई प्रशंसाएं मिली थीं, लेकिन ऐसा तब था जब वह अभी भी रोक रहा था और केवल एक ग्रेड 1 दिव्य अवस्था साधक के स्तर को छोड़ रहा था। लेकिन अब जब वह बैंगनी जैद अमरलोक में था, अर्जुन ने अब खुद को रोका नहीं। स्वर्ग महल खड्ग कला को गिरता वज्र खड्ग कला भी कहा जाता था। पूरी तकनीकें शक्ति का उपयोग लगातार करने के लिए थीं, और शक्ति का उपयोग अन्य शक्तियों को वापस धकेलने के लिए करना था। पूरी शक्ति से खड्ग कला का प्रदर्शन करने से एक हल्की वज्र की चटखनी पैदा हुई, जो एक बाघ की गर्जना की तरह भी लग रही थी। प्रत्येक मुद्रा संयमित और मजबूत थी। अर्जुन को हर बार बहुत आरामदायक और संतोषजनक अनुभव हुआ, एक ऐसा अनुभव जैसे उसने पूरी तरह से निकाल दिया हो। शक्ति को एक निश्चित स्तर तक जमा करने के बाद यह एक व्यक्ति की भड़की हुई भावनाओं जैसा महसूस होता, और जब किसी का गुस्सा एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता तो ये भी एक प्रकार की शक्ति थी। और तभी अर्जुन ने अपनी तलवार से हमला किया। हमला उमड़ती नदी की तरह था और एक बाघ की तरह और भी अधिक जो पहाड़ से उतर रहा था। यह एक ऐसी शक्ति थी जो आसानी से किसी चीज को तोड़ सकती थी। अर्जुन ने फिर धीरे धीरे अपनी तलवार वापस ली। अपनी तलवार के साथ गूढ़ क्षेत्र तक पहुंचने के बाद खड्ग कला उठाना बहुत आसान हो गया। इसके अलावा ये खड्ग तकनीक का सेट व्याघ्र रूप के साथ बहुत संगत था। इसने अर्जुन को अपने व्याघ्र रूप के साथ एक प्रवेश करने में मदद की, एक बहुत महत्वपूर्ण
बस यही था कि अर्जुन ने अभी अभी बाघ की नक्काशियों से अंतर्दृष्टि का अवलोकन किया था और अभी तक इसे अपनी खड्ग कला में शामिल करने में सक्षम नहीं था। इसके बाद अर्जुन ने कल की 10 मुद्राओं को आज सीखी गई 10 के साथ मिलाया, धीरे धीरे उन्हें बार बार किया। हालांकि मुद्राओं के बीच की खाई को पाटना चिकना नहीं था और उसकी गति भी बहुत धीमी थी। चूंकि उसने पिछली रात बैंगनी जैड अमरलोक में 10 मुद्राओं का अभ्यास किया था और यह ध्यान में रखते हुए कि एक तकनीक की पहले की मुद्राएं पकड़ने में आसान होती हैं, ये बहुत स्पष्ट था कि 20 मुद्राओं में पहले की 10 मुद्राएं कहीं अधिक शक्तिशाली थीं। धीरे धीरे वह खड्ग तकनीक के साथ अधिक परिचित हो गया और इसे करते समय अधिक शक्ति का उपयोग करने में सक्षम था। हालांकि समय भी बहुत तेजी से बीत गया। अर्जुन ने इस अवधि के दौरान समय पर बहुत ध्यान नहीं दिया। भूख लगने पर भोजन करता, थकने पर आराम करता। बाकी समय वह अपना खड्ग अभ्यास करता और आत्मकंप घंटी को शांत करता, साथ ही रसायनाचार्य भी करता। 5 ड्रैगन गोली, महान पुनरुज्जीवन गोली और सौंदर्य गोली के नुस्खों में प्रत्येक में एक प्रकार की सबसे कीमती औषधीय जड़ी बूटी कम थी जिसे वह नहीं ढूंढ सकता था और जो अप्रतिस्थाप्य थी। इसने अर्जुन को हताश महसूस कराया, विशेष रूप से महान पुनरुज्जीवन गोली की फीनिक्स की पूंछ और सौंदर्य गोली के सौंदर्य फल ने अर्जुन की रसायनाचार्य करने की प्रेरणा को बढ़ा दिया। अर्जुन ने एक बार उन्हें बनाने की कोशिश की थी क्योंकि उसका स्वर्ण औषधि कछुआ और सहस्राब्दी क्लैम दोनों कई सहस्राब्दी औषधीय जड़ी बूटियों और सहस्राब्दी दानवी पशुओं की सामग्री के लिए प्रतिस्थापन के रूप में काम कर सकते थे, लेकिन कई परीक्षणों के बाद भी वह अभी भी विफल रहा। जब अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी स्वर्गमहल खड्ग कला एक स्वीकार्य मानक पर थी, तब तक आधा महीना बीत चुका था। अर्जुन ने महसूस किया कि बैंगनी जैड अमरलोक में बिताए आधे महीने का समय और भी कम होता जा रहा था। भविष्य में वह चीजें जो उसने उठाई वे बढ़ेंगी और उसे जिस समय की आवश्यकता होगी वह बढ़ेगा। इसीलिए अर्जुन क्षेत्र के विकास के लिए पूरी उम्मीद से भरा था। अगली सुबह अर्जुन जल्दी उठा। हर दिन ताइजी का एक दौर अभ्यास करना, विशेष रूप से सुबह में बड़े प्रभाव देता था। हाल ही में अर्जुन ने नोटिस किया कि जब उसने उगते हुए सूर्य की दिशा में ताइजी किया तो उसकी चेतना में यिन यांग की छवि उसके ताइजी अभ्यास के कारण तेज गति से घूमती थी, जबकि वृद्धि की मात्रा बहुत कम थी। अर्जुन स्पष्ट रूप से इसे महसूस कर सकता था। उसने जाना कि यह एक बुरी बात नहीं थी क्योंकि यिन यांग की छवि एक धारा की तरह थी जो अर्जुन को अनंत लाभ प्रदान करती थी। जबकि मात्रा कम थी, ये लंबे समय तक चलने वाली और अंतहीन थी। छोटे स्वर्ण किरण का अनवरत निर्गम उसकी आंतरिक अंगों, मांसपेशियों, वाहिकाओं, नाड़ियों और प्राणकुंड को शांत करता रहा। अर्जुन ने ताइजी का अभ्यास करने का कारण अपने शरीर को मजबूत करने के उद्देश्य से किया था और उसने इसे एक कैजुअल दृष्टिकोण के साथ अभ्यास किया, दुश्मनों से बचने के लिए इसका उपयोग करने की उम्मीद नहीं करते हुए बल्कि आराम के लिए इसका उपयोग करने के लिए। ये ताइजी का अभ्यास करने के लिए बिल्कुल सही मानसिकता थी। कभी कभी सफलता या विफलता किसी के जानबूझकर किए गए कार्यों या योजनाओं पर निर्भर नहीं कर सकती, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे भाग्य पर छोड़ दिया जाना चाहिए। ये सोचकर कि ताइजी मूल खड्ग विद्या के बाद गूढ़ क्षेत्र तक पहुंचने वाली दूसरी मार्शल आर्ट थी। उसका ताइजी अब पहले के समान मानक का नहीं था। यह उसके व्याघ्र रूप की तुलना में कम नहीं होगा और शायद बेहतर भी। अर्जुन ने धीरे धीरे ताइजी किया। उसके हथेलों पर पृथ्वी के पीले रंग की एक हल परत थी। उसकी गति इतनी धीमी थी, लेकिन उस शक्ति ने एक ऐसा दबाव दिया जैसे वह एक पहाड़ को समतल करने में सक्षम होगा। आसपास के कई लोगों ने अर्जुन को नोटिस किया, लेकिन उन्होंने सभी उस पर एक नजर डाली और सिर हिलाया। ये बहुत धीमा है। इतना आक्रामक दिखने में क्या फायदा है? जब तक तुम किसी को मारोगे, वे तुम्हें कई बार मार चुके होंगे। बिल्कुल सही है, मैंने इतनी धीमी मार्शल आर्ट पहले कभी नहीं देखी। मार्शल आर्ट्स का सार गति है। मैं नहीं समझता कि वह ऐसी बेकार मुष्टि तकनीक का अभ्यास क्यों करता है जो घोंघे की गति से चलती है। दूसरे व्यक्ति की रुचि जगी और टिप्पणी करने आया। अर्जुन ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। वे बहुत दूर नहीं थे, लेकिन उस क्षण अर्जुन पूरी तरह से अपने अभ्यास में डूबा हुआ था, पूरी तरह से आनंद लेते हुए जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर घूम रही हो। केवल आज ही उसने खोजा कि ताइजी का अभ्यास करना भी एक ऐसा गर्म और अत्यंत आरामदायक अनुभव हो सकता है। देखो वह कितना आनंद ले रहा है। वह नशे की तरह देख रहा है, जैसे वह कुछ लोककथा स्तर की तकनीकों का प्रशिक्षण ले रहा हो। किसी ने तिरस्कार से कहा, भैया देखो, वह आदमी वही था जिसने शियुए मिस को पागल कहा था। अचानक एक आवाज गूंजी। ये बहुत तीखी और अजीब लग रही थी। वह कैसे हिम्मत करता है कि वह मेरी देवी को पागल कहे? मैं आज उसे बताऊंगा कि असली पागल कौन है। पहले की तीखी आवाज की तुलना में यह अधिक रूखी थी। अफवाहें करने वाले सभी लोग अब महान रुचि के साथ इस आदमी की ओर देख रहे थे जो प्रस्तुत नहीं होने लगता था, लेकिन फिर भी वह ऐसा व्यक्ति था जिससे सामान्य लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे। आदमी बलिष्ठ और मजबूत था। उसकी ऊंचाई एक सामान्य व्यक्ति से एक सिर अधिक थी। उसका चेहरा खूंटे की कीलों जैसी दाढ़ी से भरा था और उसके बाल पूरी तरह से गड़बड़ थे। उसका बनावट बड़ा था, बड़ी चमकती आंखें और बड़ी नाक और मुंह। वह काफी अच्छा दिख रहा था।
आदमी सीधा व्यक्ति लग रहा था, जैसे वह अर्जुन की ओर बढ़ा। उसका बनावट बहुत बड़ा था और उसका प्रत्येक कदम एक सामान्य व्यक्ति का 1.5 कदम था। जब वह चलता था तो ऐसा लगता था जैसे एक हल्की हवा पैदा हो रही हो, और यह केवल वह कैजुअल चल रहा था। अर्जुन 1 मीटर की त्रिज्या के भीतर अपना ताइजी अभ्यास कर रहा था, यहाँ तक कि अपनी आंखें भी बंद रखते हुए, और यह भावना दे रहा था कि जबकि यह अच्छा लग रहा था, इसका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं था। वह ऐसा नहीं जानता था जैसे कोई उसकी ओर बढ़ रहा था, क्योंकि वह लगातार ताइजी का अभ्यास करता रहा। जिन्होंने उसे ध्यान से देखा था वे उसकी क्रियाओं की नकल भी कर सकते थे, लेकिन वे उस आध्यात्मिक आकर्षण की नकल करने में सक्षम नहीं थे। लड़के, तुम हो। आदमी की जोरदार चीख समाप्त होने से पहले वह पहले से ही अपना हाथ बढ़ाकर अर्जुन की बाजू पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह अर्जुन की बाजू को छूने वाला था, अर्जुन का बायां हाथ, जो घोंघे की तरह धीमा था, अचानक एक चालाक खरगोश की तरह हो गया, बहुत तेजी से चलता हुआ। ताइजी एकल कोड़ा का प्रदर्शन करते हुए उसने आदमी की बाजू थपथपाई, और जिस जगह उसने मारा वह उसके ऊंची बिंदु पर था। इस समय भी अर्जुन की आंखें बंद थी जब उसने अपना ताइजी अभ्यास किया। वह ऐसा लग रहा था जैसे उसने जो कुछ हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया, वहां से एक कदम भी दूर नहीं गया। एकल कोड़े के साथ आदमी को वास्तव में 3 कदम पीछे भेज दिया गया, और उसकी बाजू जिस पर हमला हुआ था वह सुन्न हो गई थी, जैसे कि वह एक पल के लिए इसे उठाने में सक्षम नहीं था। व्यंग्य, ये निश्चित रूप से व्यंग्य था। आदमी भी थोड़ा गुस्से में था। हालांकि वह अर्जुन के कंधों को थपथपाना चाहता था, उसने बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगाई। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह साथी अचानक हमला करेगा, और इतनी तेज गति से जैसे कि वह बच नहीं सकता। 2 गहरी सांसें लेते हुए और अपनी सुन्न बाजू को थोड़ी देर रगड़ते हुए आदमी ने अपनी मुट्ठियां भींची। तुम्हें कैसी हिम्मत हुई पीछे से हमला करने की? मैं आज तुम्हें सबक सिखाऊंगा। आदमी ने एक चीख मारी, काफी मजबूत और बल छोड़ा। वह सच में गुस्से में था। एक बार फिर उसने अपनी बड़ी मुट्ठी लहराई, अर्जुन की पसलियों पर भारी झपटा मारा। पसलियां कमजोर होती हैं और उन पर मारा जाने पर आमतौर पर हड्डियां टूट जाती हैं। अर्जुन की आंखें बंद रहीं। वह इतना आराम से दिख रहा था कि हर कोई संदेह कर रहा था कि वह नाटक कर रहा था। हालांकि उसने लोगों को जो अभिव्यक्ति दी वह ये छाप थी कि उसे कुछ भी नहीं पता था। हालांकि जैसे ही आदमी की भयंकर मुट्ठी अर्जुन की पसलियों पर उतरने वाली थी, एक हल्की सांस के साथ अर्जुन की पसलियों के पास का क्षेत्र थोड़ा अंदर धंस गया। यह अर्जुन को एक अतिरिक्त पल का समय देने के लिए पर्याप्त था, क्योंकि उसने फिर से आदमी पर एकल कोड़े का उपयोग किया। इस बार उसे 3 मीटर दूर उड़ा दिया। उतरने के बाद आदमी ने महसूस किया कि उसे वास्तव में एक भी चोट नहीं आई थी। जबकि शक्ति अपार थी, वह अत्यंत कोमल भी थी। मुझे परेशान मत करो, मेरे पास तुम लोगों पर बर्बाद करने का समय नहीं है, अर्जुन ने शांति से कहा। तभी उसने अपनी आंखें खोली और उस आदमी की ओर उदासीनता से देखा जिसे उड़ा दिया गया था। वाह, ये सोचकर कि यह इतना तेज हो सकता है जब ये पहले इतना धीमा था। तो ये सिर्फ एक नाटक था, किसी ने आश्चर्य में कहा।